हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिन भी स्टूडेंट ने अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में रिसेंट में एडमिशन लिया है, यानी कि जो बैच 2025-26 के न्यू स्टूडेंट है, तो उन सभी के लिए मैंने न्यू बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सुश्रुत 3.0। जिसकी क्लासेस कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। कल के सेशन में हमने वहाँ पर आयुर्वेदा के बेसिक्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था व्हाट इज आयुर्वेदा, व्हाट इज प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा एंड हु आर द मेन आचार्य ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा के कौन कौन से मेन आचार्य है, इनके बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो एक प्रकार से कल का लेक्चर बेसिक था, है ना। जिस प्रकार से आप क्या करते हो, एक बड़ी इमारत खड़ी करते हो, है ना। तो इमारत खड़ी करने से पहले आप क्या करते हो, एक अच्छा बेस तैयार करते हो, उस बेस को मजबूत बनाते हो। ठीक उसी प्रकार से मैंने सुश्रुत 3.0 बैच में क्या किया है, आपके बेस को तैयार करने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने वहाँ पे किसी मेन सब्जेक्ट में इंटर करने के बजाय सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है क्या, व्हाट इज प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। उसके बाद हमने देखा कि हु आर द मेन आचार्य ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तब आपका एक बेस तैयार हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर वन बाय वन इमारतें को खड़ी करते चलेंगे, है ना। क्योंकि जब तक एक बिल्डिंग का अच्छा मजबूत बेस नहीं होगा तब तक वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप अपनी बिल्डिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके बेस को अच्छे से मजबूत बनाना है। ठीक है, तो इसलिए कल के सेशन में हमने एकदम बेसिक पढ़ा कि व्हाट इज आयुर्वेदा, व्हाट इज प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा के कौन कौन से मेन आचार्य है। नाउ आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप की होल जर्नी में आपको कितने एग्जाम देना है ना। इन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और जब आपका एक फाइनल रिजल्ट बनेगा तो फाइनल रिजल्ट जब बनेगा तो उसका कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस सिंगल वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो इस सिंगल सेशन में हम बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप का पूरा मार्गदर्शन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम आज का जो सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट ने एक चीज़ सुना होगा कि बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप का जो सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम है। ठीक है, तो ये एनसीआईएसएम क्या है, एनसीआईएसएम है क्या, चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज एनसीआईएसएम, है ना, व्हाट इज एनसीआईएसएम। ठीक है, तो अगर हम एनसीआईएसएम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है ये, क्या है ये, तो एनसीआईएसएम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एनसीआईएसएम इज अ गवर्निंग बॉडी। व्हाट इज एनसीआईएसएम, एनसीआईएसएम इज अ गवर्निंग बॉडी जो कब स्टेब्लिश की गई थी, विच स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2020, है ना। इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, सो द रोल ऑफ एनसीआईएसएम इज टू रेगुलेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टू रेगुलेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि जैसे कि बात करते हैं आयुर्वेदा, है ना, जैसे कि योगा, जैसे कि नेचुरोपैथी, है ना, दिस ऑल आर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए 2020 में एक बॉडी बनाई गई, है ना, गवर्निंग बॉडी जो कि है एनसीआईएसएम। ठीक है, इससे पहले एनसीआईएसएम से पहले क्या हुआ करता था, सीसीआईएसएम हुआ करता था, जो क्या करता था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्या करता था, रेगुलेट करता था। लेकिन 2020 में सीसीआईएसएम को हटा के एनसीआईएसएम लाया गया। ठीक है, जब से एनसीआईएसएम एक्ट आया, है ना, जब से एनसीआईएसएम एक्ट 2020 आया तब से बीएमएस के एकेडमिक को लेकर कई सारे चेंजेस आए। जैसे कि जब सीसीआईएसएम हुआ करता था तब फर्स्ट ईयर जो था वो 12 मंथ का था, सेकंड ईयर भी 12 मंथ का था, थर्ड ईयर भी 12 मंथ का था, फोर्थ ईयर भी 12 मंथ का था, उसके बाद प्लस एक ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप थी। लेकिन जब एनसीआईएसएम एक्ट आया तो इस तरह से 12 मंथ के
इस तरह से जो 12 मंथ का जो सिस्टम था इसको हटा के प्रोफाइल सिस्टम लाया गया, है ना। एनसीआईएसएम जब आया तब प्रोफाइल सिस्टम लाया गया, यानी कि अब आपका जो फर्स्ट ईयर है वो 12 मंथ का नहीं होगा, फर्स्ट ईयर जो होगा वो कितने मंथ का होगा, 18 मंथ का होगा। और यहाँ पर ईयर ना बोल के हमने इसे क्या बोल दिया, प्रॉप बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब से एनसीआईएसएम एक्ट आया तो बीएमएस की होल जर्नी में फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप ये सब 18 मंथ के हैं। उसके बाद 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप, ठीक है। तो एक तो ये चेंजेस आया। इसके अलावा बीएमएस फर्स्ट प्रॉप, बीएमएस सेकंड प्रॉप, बीएमएस थर्ड प्रॉप इनके सिलेबस में भी कई सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो अभी हम जो बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका जो भी सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए अब नाउ आज का हमारा जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम देखें कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन से, तो पहला सब्जेक्ट है संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास, दूसरा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, तीसरा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, चौथा सब्जेक्ट है रचना शरीर और पांचवा सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन, ठीक है। तो इस तरह से बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे इनका कोड भी दिया गया है, ठीक है। इनका सब्जेक्ट के आगे कोड भी दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिया शरीर और रचना शरीर को देखेंगे तो फिजियोलॉजी में आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों पोर्शन पढ़ना है। आयुर्वेद पोर्शन को हम क्रिया शरीर बोल देते हैं और जो मॉडर्न वाला पोर्शन है उसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल देते हैं। वही अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में भी आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों पोर्शन पढ़ना है। आयुर्वेद पोर्शन को एनाटॉमी में रचना शरीर कहा गया है और जो मॉडर्न वाला पोर्शन है उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 5 सब्जेक्ट बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब टोटल आपको बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की होल जर्नी में टोटल कितने एग्जाम देना है ना। बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की होल जर्नी में आपको टोटल कितने एग्जाम देना है, चलिए तो हम उसे देख लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो देखिए तो बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की होल जर्नी में आपको टोटल कितने एग्जाम देना है, तो आपको टोटल आपको यहाँ पे 9 पीए देना है। पीए का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक असेसमेंट। 2 आपको यहाँ पे टर्म टेस्ट देना है और उसके बाद एक फाइनल आपका क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे 18 मंथ में आपको क्या करना है, 9 पीए देना है। पीए का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक असेसमेंट। ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स के, किसी कॉलेज में 15 मार्क्स का होता है, किसी कॉलेज में 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके जो भी 5 सब्जेक्ट है तो उन सभी के क्या होंगे, 9 पीए होंगे। 2 आपके क्या होंगे, टर्म टेस्ट होंगे। ये जो टर्म टेस्ट होंगे ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनल आपको क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, ठीक है। तो किस किस ड्यूरेशन पे होगा, तो आप यहाँ पे देखिए तो पूरा फर्स्ट प्रॉप में जो कि कितने मंथ का है, 18 मंथ का है, ठीक है। तो इन 18 मंथ में आपको 9 पीए देना है, 2 टर्म टेस्ट, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, ठीक है। तो पहले 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको 3 पीए देना है और एक टर्म टेस्ट देना है, ठीक है। फिर अगले 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको फिर से 3 पीए देना है, उसके बाद टर्म टेस्ट देना है ना। और फिर लास्ट में 3 पीए और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो कैसे होगा, तो आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, है ना, तो पहले 6 मंथ के ड्यूरेशन में सबसे पहले तो आप क्या कर दोगे, 3 पीए दे दोगे। 3 पीए देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एक टर्म टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 6 मंथ के ड्यूरेशन में फिर आपके क्या होंगे, 3 पीए होंगे और फिर सेकंड टर्म टेस्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद वापस से 3 पीए होंगे और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 मंथ है ना, ये 6th मंथ और ये लास्ट वाला है ना, ये 6th मंथ। तो इस तरह से टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 18 मंथ। और इस 18 मंथ के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, 9 पीए देना है, 2 टर्म टेस्ट और लास्ट में फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। ये आपके जो 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट होंगे तो इन सभी की क्या होगी, एवरेज मार्किंग होगी। अभी आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगी, इन सभी की एवरेज मार्किंग होगी, है ना। यानी कि ये जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे, 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट, इनके पेपर भी कॉलेज में ही बनेंगे और
आप आंसर जो लिखोगे तो उसका चेकिंग भी कहाँ पर होगा, कॉलेज में ही होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से हम इनको बोल सकते हैं इंटरनल एग्जाम, जो कि कहाँ पर होंगे, कॉलेज लेवल पर होंगे। और आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा जिसका पेपर भी बाहर से आएगा और आप जो आंसर शीट लिखोगे तो वो चेक होने भी बाहर जाएगी। लेकिन ये जो 9 PA और 2 टर्म टेस्ट होंगे तो ये कॉलेज लेवल पर होगा, पेपर भी कॉलेज में बनेगा, आप जो आंसर शीट लिखोगे वो भी कॉलेज में ही चेक होगी, है ना। और इसका पूरा रिजल्ट कहाँ पे बनेगा, कॉलेज बनेगा, इसका 9 PA और 2 टर्म टेस्ट का। लेकिन जो फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा ये इसका पेपर बाहर से आएगा, आंसर शीट जो आप लिखोगे वो बाहर चेक होने भी जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया, 9 PA और 2 टर्म टेस्ट, और फिर उसके बाद फाइनल आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा। तो जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होगा यानी कि जो 9 PA और 2 टर्म टेस्ट होंगे तो इन सभी की क्या होगी, एवरेज मार्किंग होगी। और जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे उसमें आप जितने भी मार्क्स गेन करोगे वो सब कहाँ पर ऐड होगा, प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तब वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मार्किंग होती है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से 5 आपको सब्जेक्ट पढ़ना है ना। और पूरे BMS फर्स्ट प्रॉफ की होल जर्नी में आपको 9 PA देना है ना, 2 टर्म टेस्ट देना है और लास्ट में फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, ठीक है। पहले 6 मंथ में आपको 3 PA और पहला टर्म टेस्ट, अगले 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको फिर से 3 PA, देन सेकंड टर्म टेस्ट, एंड देन उसके बाद लास्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, 3 PA देना है, एंड देन फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो इसमें पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर सब्जेक्ट में पूरा पूछा जाएगा जब आपको क्या होगा, फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं समराइज करता हूँ, आपको BMS फर्स्ट प्रॉफ में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 18 मंथ का पूरा ड्यूरेशन है फर्स्ट प्रॉफ का। इस 18 मंथ के ड्यूरेशन में आपको 9 PA, 2 टर्म टेस्ट और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, ठीक है। 9 PA और 2 टर्म टेस्ट और यूनिवर्सिटी एग्जाम ये सब 6 मंथ के ड्यूरेशन में होगा, यानी कि पहले 6 मंथ के ड्यूरेशन में 3 PA पहला टर्म टेस्ट, देन अगले 3 PA, अगले 6 मंथ के ड्यूरेशन में अगले 3 PA दूसरा टर्म टेस्ट, देन लास्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन में 3 PA एंड फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। और जो इंटरनल एग्जाम होंगे, जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे यानी कि 9 PA और 2 टर्म टेस्ट, इन सब की एवरेज मार्किंग होगी और इन सब का जो भी आप मार्क्स गेन करोगे ये सब का मार्क्स कहाँ पर ऐड होगा, प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा। और पूरा जो थ्योरी का मार्किंग है वो कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वहां से। मैं आपको आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर और सभ्यता अध्ययन। क्रिया शरीर और रचना शरीर में दोनों आ गया, मॉडर्न प्लस आयुर्वेद पोर्शन, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत, है ना। ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका, संस्कृत, ठीक है। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के 2 पेपर होंगे, है ना। संस्कृत के 2 पेपर, चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है, जितने भी सब्जेक्ट है इन सभी को 2-2 पेपर में डिवाइड कर दिया, है ना। तो संस्कृत के टोटल कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, है ना, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि हाफ सिलेबस पेपर 1 में पूछा जाएगा और बाकी का जो हाफ सिलेबस होगा वो पेपर 2 में पूछा जाएगा। और ये जो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, है ना, ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट प्रॉफ का, है ना। और आपके जो 2-2 पेपर होंगे ये फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा ना तब होगा, फाइनल यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम होगा, है ना, तब आपके संस्कृत के 2 पेपर होंगे। जब इंटरनल होंगे ना तो वहाँ पे 2-2 पेपर नहीं होंगे क्योंकि सिलेबस बहुत कम होता है, तो वो तो एक पेपर में भी काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तब पूरा सिलेबस पूछा जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाफ हाफ बांट देते हैं, हाफ सिलेबस पेपर 1 में, हाफ सिलेबस पेपर 2 में, ठीक है। तो वैसे ही संस्कृत का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हाफ सिलेबस को पेपर 1 में पूछा जाएगा और हाफ सिलेबस को पेपर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। अगले 5 वीडियो में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बता दूंगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं कि कैसे आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला मैंने, 5 सब्जेक्ट है जिसमें से
पहला सब्जेक्ट है संस्कृत, संस्कृत के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से संस्कृत का जो थ्योरी वाला मार्क्स रहेगा वो टोटल कितने में से होगा 200, यानी कि जो आप पेपर लिखोगे फाइनल यूनिवर्सिटी के संस्कृत का, जब आप पेपर लिखोगे तो पहला पेपर दोगे जो कि 100 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर दोगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से संस्कृत की जो मार्किंग होगी है ना थ्योरी की, वो कितने में से होगी 200 मार्क्स में से होगी, ठीक है। और पास होने के लिए आपको थ्योरी में मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 50% चाहिए, दोनों को मिला के, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के मिनिमम आपके 50% होना चाहिए संस्कृत के थ्योरी वाले एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से संस्कृत के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल थ्योरी के मार्क्स रहेंगे संस्कृत के, वो कितने रहेंगे 200, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो वाइवा होगा आपका 75 मार्क्स का संस्कृत का, ठीक है। जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद फिर क्या होगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट चालू हो जाएगा, है ना। तो 75 मार्क्स का वाइवा रहेगा, है ना। 10 मार्क्स इलेक्टिव्स के ऐड होंगे किसमें, संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में। अब ये इलेक्टिव्स क्या होता है, तो जब ये एनसीआईएसएम गवर्निंग बॉडी आया तब से क्या किया गया, तब से ये किया कि बीएमएस फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ, थर्ड प्रोफ में आपके जो मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना। इसके लिए अलग से वेबसाइट है ना। उस वेबसाइट पर आपको जाना है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 3 सब्जेक्ट हर एक प्रोफ में सिलेक्ट करना है, ठीक है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऑनलाइन लेक्चर देखना है, ऑनलाइन ही इसका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आप जो भी मार्क्स लाओगे तो वो एक इलेक्टिव का जो है मार्क्स वो संस्कृत में ऐड होगा, दूसरे इलेक्टिव का पदार्थ विज्ञान में, और तीसरे इलेक्टिव का संहिता अध्ययन में, है ना। आपको फर्स्ट प्रोफ में 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज करना है ना, अलग से। तो इनकी जो मार्किंग होगी वो कितने में से होगी, 10-10-10 में से होगी, जिसमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का मार्क्स संस्कृत में ऐड होगा, वो भी प्रैक्टिकल सेक्शन में, दूसरे इलेक्टिव का पदार्थ विज्ञान में, और तीसरे इलेक्टिव का संहिता अध्ययन में ऐड होगा, ठीक है। चलिए, तो 10 मार्क्स का जो मार्किंग मिलेगा प्रैक्टिकल सेक्शन के संस्कृत के, वो कहाँ से मिलेगा, इलेक्टिव में से, है ना। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स, ठीक है। यानी कि आप संस्कृत के, है ना, यानी कि संस्कृत के आप क्या करोगे, इंटरनल एग्जाम दोगे, कितने 9 PA दोगे, है ना, और 2 आप क्या दोगे, टर्म टेस्ट दोगे, ठीक है, टर्म टेस्ट दोगे। तो इन सब की एवरेज मार्किंग कितने में से निकाली जाएगी, 15 मार्क्स में से, ठीक है। और 15 में से आप जो भी फिर मार्क्स लाओगे तो वो सब संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से संस्कृत का प्रैक्टिकल सेक्शन का टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, 200 मार्क्स का थ्योरी वाला और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल सेक्शन, है ना। तो थ्योरेटिकल सेक्शन 200 मार्क्स, प्रैक्टिकल सेक्शन 200 मार्क्स। इस तरह से संस्कृत की टोटल मार्किंग कितने में से हो जाएगी, 300 में से हो जाएगी। समझ में आया। तो क्या बोला मैंने, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से संस्कृत के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। तो इस तरह से 200 मार्क्स का थ्योरी वाला हो गया किसमें, संस्कृत में। उसके बाद प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करते हैं। तो संस्कृत का 75 मार्क्स, संस्कृत में प्रैक्टिकल सेक्शन में 75 मार्क्स का वाइवा होगा, 10 मार्क्स आपको इलेक्टिव का मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट का 15, यानी कि आप जो कॉलेज लेवल पर 9 PA और 2 टर्म टेस्ट देंगे तो इन सब की एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी 15 मार्क्स में से, जो कि किसमें ऐड होगा, संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉलेज लेवल पर आप जो भी एग्जाम दोगे तो उससे, है ना, उन एग्जाम से आपके जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा थ्योरी वाला, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एग्जाम के मार्क्स जो वो कहाँ पर ऐड होंगे, प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होंगे। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे पीरियोडिक असेसमेंट में मैं मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, फेल हो गया, या जितना अच्छा मेरे को परफॉर्म करना था उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया, तो क्या मेरा जो फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया उस पर इंटरनल असेसमेंट का अफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो इंटरनल एग्जाम के मार्क्स होंगे वो सब कहाँ पर ऐड होंगे, प्रैक्टिकल सेक्शन में, और वो भी एवरेज मार्किंग होगी। यानी कि आप टोटल जितने भी इंटरनल एग्जाम दोगे संस्कृत के, तो उसकी मार्किंग 15 में से हो रही है। तो सोचिए 15 में से आप मान लो 5-6 तो लाओगे नंबर, क्योंकि 9 PA और 2 टर्म टेस्ट होंगे,
तो जरूरी थोड़ी ना कि आप सब में कम नंबर लाओगे, किसी किसी में तो अच्छे लाओगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, है ना। तो आप क्लियर कर लीजिए कि जो थ्योरी वाला सेक्शन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इंटरनल एग्जाम में कम नंबर लाते हैं तो। क्यों? क्योंकि इंटरनल वाला जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरह से संस्कृत का थ्योरी वाला, संस्कृत की अगर बात करते हैं तो थ्योरी की टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी 200 और प्रैक्टिकल का टोटल कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से संस्कृत का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत के पेपर में पास होने के लिए थ्योरी में मिनिमम आपको 50% चाहिए दोनों पेपर मिला के, और प्रैक्टिकल वाले में भी मिनिमम आपको 50% चाहिए, है ना। तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी कि अगर आपको फाइनल पास होना है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के आपको लगभग कितना होना चाहिए, 300 में से 50% मार्किंग होनी चाहिए। वही अगर हम पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, 100 मार्क्स के। तो टोटल थ्योरेटिकल मार्क्स जो होगा पदार्थ विज्ञान का वो कितने में से होगा 200 में से। फिर प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करते हैं तो 100 मार्क्स आपको जो फाइल लिखोगे पदार्थ विज्ञान की उसका मिलेगा, 60 मार्क्स वाइवा का, ठीक है। फिर आप जो दूसरा इलेक्टिव चूज करोगे ऑनलाइन, उसका टेस्ट दोगे, उस पर जो भी मार्किंग होगी तो वो पदार्थ विज्ञान के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा। और बाकी जो इंटरनल एग्जाम दोगे पदार्थ विज्ञान के, यानी कि 9 PA और 2 टर्म टेस्ट, तो पदार्थ विज्ञान के इंटरनल जितने भी एग्जाम होंगे तो उन सबकी एवरेज मार्किंग कितने में से होगी, 30 में से होगी, ठीक है। तो जो कि किस में ऐड होगा, पदार्थ विज्ञान के प्रैक्टिकल सेक्शन में। तो इस तरह से 200 मार्क्स थ्योरी का हो गया पदार्थ विज्ञान का, है ना। और प्रैक्टिकल का कितना हो गया, तो 100 फाइल का, 60 वाइवा का, 10 इलेक्टिव, 30 तो 200। तो इस तरह से टोटल प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल पदार्थ विज्ञान की मार्किंग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के 400। तो पास होने के लिए आपको पदार्थ विज्ञान में थ्योरी में मिनिमम 50% चाहिए और प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 50% चाहिए, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। क्रिया शरीर की बात करते हैं, सेम वही 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, है ना। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। तो टोटल थ्योरी कितना हो जाएगा 200। प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करते हैं तो 100 मार्क्स आपको यहाँ पे किसका मिलेगा, जो आप फाइल लिखोगे उसका। 70 मार्क्स यहाँ पे वाइवा का रहेगा, है ना। यहाँ पे इलेक्टिव वाले ऐड नहीं होंगे, ठीक है। 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, इस तरह से 200 प्रैक्टिकल का हो जाएगा। तो क्रिया में भी थ्योरी का 200, प्रैक्टिकल का 200, तो टोटल सब टोटल कितना हो जाएगा ये 400। वही अगर रचना शरीर की बात करते हैं, इसके भी 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के 2, है ना। तो थ्योरी का रचना शरीर का कितना हो गया 200। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 100 मार्क्स आप जो फाइल लिखोगे प्रैक्टिकल फाइल उसका, 70 मार्क्स वाइवा का, और इंटरनल एग्जाम दोगे यानी कि एनाटॉमी के जितने भी 9 PA 2 टर्म टेस्ट होंगे उन सबकी एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी कितने में से, 30 में से, जो कि किस में ऐड होगा, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा। तो इस तरह से इंटरनल एग्जाम के हो गए, वाइवा का और प्रैक्टिकल फाइल का, तो टोटल कितना हो जाएगा 200, है ना। तो प्रैक्टिकल का 200, थ्योरी का 200, ग्रैंड टोटल 400 हो जाएगा, ठीक है। वही समिता अध्ययन की बात करते हैं, समिता अध्ययन का सिर्फ एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर कोई आपको फाइल नहीं बनानी है तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वाइवा होगा जिसका मार्क्स 75 मिलेगा। एक इलेक्ट्रो सब्जेक्ट और रह गया है तो उसकी मार्किंग उसमें मतलब उसका जो भी मार्क होगा तो किसमें ऐड होगा, समिता अध्ययन में, है ना। इंटरनल असेसमेंट के यानी कि समिता अध्ययन के 9 PA 2 टर्म टेस्ट होंगे, इन सबकी एवरेज मार्किंग 15 में से निकाली जाएगी, है ना। तो इस तरह से समिता के प्रैक्टिकल का 100 और थ्योरी का 100, तो इस तरह से ग्रैंड टोटल 200 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 5 आपके क्या हो जाएंगे पेपर, 5 सब्जेक्ट के अगर हम ग्रैंड टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के। यानी कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर का फाइनल रिजल्ट बनेगा तो कितने में से होगा, कितने में से मार्किंग होगी, वो 1700 में से होगी। इनमें से आप जितने भी नंबर लाएंगे तो उसका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है क्या, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन BMS फर्स्ट प्रॉफ का, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज के सेशन में हमने क्या देखा कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने एग्जाम आपको देना है और इनकी मार्किंग कैसे होगी। इस तरह से आज के सेशन में हमने कंप्लीट देखा। अब नाउ कल से हम क्या करेंगे, संस्कृत में क्या सिलेबस है, रचना शरीर का क्या सिलेबस है, क्रिया का क्या सिलेबस है, पदार्थ का क्या सिलेबस है, समिता का क्या सिलेबस है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उनको वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।